गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी इस वीडियो को देखें जो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर केमिस्ट्री जो है आती है, तो उनके लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका +1 क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 6 है। एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो केमिकल एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इसी को बोलते हैं। और ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंजेस, उसकी एनर्जी में चेंजेस की। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है सिस्टम एंड एक होता है सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम समझ लीजिए ये सूर्य है तो ये सिस्टम है, और इसके इर्द गिर्द जो आपके ग्रह घूम रहे हैं वो आपके सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए कि मान लीजिए कि स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो एक सिस्टम है, लेकिन उसके सराउंडिंग कौन कौन है? टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी है, पूरा स्कूल का स्टाफ भी है। तो वो एक तरह से सराउंडिंग्स है। ठीक है, जब प्रिंसिपल आदेश देगा तो टीचर्स काम करेंगे। ठीक है, और कोई भी काम जो है स्कूल में होगा। ठीक है, और जब तक सराउंडिंग काम नहीं करेगी, ठीक है, तब तक स्कूल नहीं चल सकता। एंड प्रिंसिपल आपको याद रखना है मेन बॉडी है यहाँ पे सिस्टम की। सिस्टम आपका प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है, और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम मान लीजिए कि यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर हमने गर्म पानी डाल दिया और उसको खुला ही रख दिया, तो उसकी क्या होगी? अंदर की एनर्जी जो बाहर सराउंडिंग के साथ मिल जाएगी, यानी कि हीट जो है सिस्टम की जो है सराउंडिंग के साथ मिल जाएगी। तो वो क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। अब वही गिलास है, ठीक है, हमने उसको गर्म पानी का कर रखा है और उसको ढक दिया ऊपर से, तो वो क्या होगा? जो अंदर की एनर्जी है वो बाहर सराउंडिंग के साथ नहीं मिलेगी, तो वो है आपका क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा कि कोई एनर्जी है, ठीक है, ना तो एनर्जी आपकी सराउंडिंग के साथ मिलेगी, ना ही आपकी जो है एनर्जी जो है में कोई चेंज आएगा। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है। ठीक है, जैसे आपके थर्मस फ्लास्क में होता है, थर्मस वगैरह में, ठीक है, अगर आप उसमें गर्म चाय डाल लोगे तो वो थोड़ी देर तक गर्म ही रहेगी, काफ़ी समय तक गर्म रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए ना तो वो हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ जो है संपर्क कर रही है, और हीट जो है वो सेम टू सेम रह रही है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 तरह की प्रॉपर्टीज़, एक इंटेंसिव, एक तरह की एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है जो डिपेंड नहीं करती साइज और क्वांटिटी पर, जो साइज और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी। और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी या फिर साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपके पास प्रेशर आना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर आता है, डेंसिटी आती है, स्पेसिफिक हीट आती है, सरफेस टेंशन आता है, विस्कोसिटी आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी किसी भी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि कितनी क्वांटिटी है, 10 ग्राम है, 12 ग्राम है, तो ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर याद रखें कि इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये मास, वॉल्यूम और वर्क देखिए, दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जो साइज़ के ऊपर, जैसे मास एक साइज़ है ना, तो वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मास, वॉल्यूम, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी। ठीक है,
तो ये इनके ऊपर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो देखिए स्टेट फंक्शन कौन से होता है, जो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते हैं तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, ठीक है, तो इन इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि जो टेम्परेचर, जो आपकी स्टेट फंक्शंस है या सिस्टम और सराउंडिंग्स है वो टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही जो आपकी डिपेंड करती है इन चीज़ों के ऊपर, वही आपकी स्टेट फंक्शन होती है। तो प्रेशर भी इसका आंसर होगा, टेम्परेचर भी इसका आंसर होगा, एंट्रोपी भी इसका आंसर होगा, लेकिन स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं होता, डी ऑप्शन आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्टेट फंक्शन नहीं होता, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स आपके स्टेट फंक्शंस है, लेकिन डी ऑप्शन ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस से पहले हम काफ़ी तो थोड़ी सी आपकी जो है प्रोसेस देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, पहली प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है। जितना भी ऑपरेशंस होगा वो आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा यानी कि टेम्परेचर वो ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट तो इसका आंसर नहीं होगा, तो ये आइसोथर्मल के लिए होगा, ठीक है। सेकंड देखिए आइसोबारिक, बारिक प्रोसेस क्या होती है, आइसो क्या होता है सेम, बारिक क्या होता है प्रेशर। जो प्रोसेस या फिर प्रेशर, जो प्रोसेस या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होंगे वो आपका आइसोबारिक प्रोसेस होगी। तो वहाँ पे डेल्टा पी जो होगा वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। सी डी ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। आइसोकोरिक मतलब, कोरिक मतलब वॉल्यूम और सेम वॉल्यूम पे जो चीज़ होगी वो आपकी आइसोकोरिक नेचर की होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम होगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी जो है ज़ीरो होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी कौन सा होगा आपका आंसर राइट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे जो है नो चेंज ऑफ हीट होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता हीट का एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली एक्सोथर्मिक जो है अगर प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर जो है राइज़ करता है, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर जो है फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो है वो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो यही जो आपकी जो प्रोसेस होती है वो थर्मस फ्लास्क वगैरह में होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ताकि वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ भी ना करे, ना ज़्यादा फॉल करे, तभी जो है उसके अंदर जो है चाय जो है गर्म रहती है या पानी जो है वो गर्म रहता है थर्मस फ्लास्क के अंदर, क्योंकि वहाँ वो सिस्टम के और सराउंडिंग से सिस्टम की हीट्स को सराउंडिंग के साथ जो है शेयर नहीं करता, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होती। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन Q इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी इज, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी जहाँ पे हीट जो है अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखें कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है,
तो वो पॉजिटिव साइन देती है। क्या देती है? पॉजिटिव साइन। जहाँ पे आपको रिएक्शन के, ठीक है, हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। और वही बात अगर चेंज इन एंथैल्पी की करें, एंथैल्पी आपके जो एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की उसको बोलते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हीट जो है जो इवॉल्व हो रही है वो आपकी पॉजिटिव साइन डिनोट करती है और चेंज इन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव साइन डिनोट करती है। तो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे क्या डिनोट कर रही है? नेगेटिव साइन डिनोट कर रही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वहीं अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव साइन में आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है कहीं तो नेगेटिव साइन आता है, और अगर रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइन में दिखाई देगी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चेंज इन एंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच मटेरियल इज इवॉल्व। अगर हम ग्लूकोज को कंबशन करते हैं, ठीक है, तो हीट देते हैं तो कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, सिंपल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which reaction takes place when acid and base present in their aqueous solutions neutralize each other to form salt? जब कोई एसिड, मान लीजिए HCl है, और कोई बेस NaOH रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हीट किया जाता है, तो वहाँ पे क्या बनेगा? NaCl और वाटर बनेगा। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है वो किस रिएक्शन में बनता है? तो वो बनता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सब्लिमेशन रिएक्शन देखिए कि जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो वो सब्लिमेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Zn प्लस CuSO4। अब ये इस Zn को जो है Zn जो है CuSCu को रिप्लेस कर देता है और ZnSO4 बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि ये जो है लेस रिएक्टिव है Zn से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे जब कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट? तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैंने बोला कि सॉलिड से डायरेक्टली अगर कोई चीज़ गैस में चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड के टूटने की एनर्जी जो है किस में हाईएस्ट होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे सबसे कम जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे सिंगल से ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है मोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें, मैंने आपको सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, तो जब भी बात आएगी सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो वो हाइड्रोजन की होगी, हाइड्रोजन की, फिर उसके बाद कार्बन की, फिर उसके बाद आपकी क्लोरीन की, फिर उसके बाद आपकी ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की सबसे कम होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 433 वो हाइड्रोजन की होती है, और आपकी 192 इसकी होती है। ठीक है, इसकी जो है कार्बन की 347 होती है, एंड क्लोरीन की आपकी 244 होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप अलॉन्ग अ पीरियड जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, अगर हम कार्बन के केस में ही देखें तो सिंगल बॉन्ड की 347 होती है और डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा होगी 611। ठीक है,
और ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी कार्बन कंपाउंड में तो वहाँ पे 837 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उनकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी। तो यहाँ पे किसकी है, हाइड्रोजन की। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। तो वहाँ पे इवॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप क्या करेंगे, इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस में भी एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है, और सॉल्ट्स जो डिवॉल्व हो रहे हैं वाटर में वहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, क्योंकि वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, तो वहाँ पे वो एनर्जी को गेन करता है ना कि लूज़ करता है। आइस को मेल्ट करने के लिए भी वहाँ पे वो गेन करता है हीट को, ना कि वो लूज़ करता है। सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए भी वो गेन करता है हीट को, ना कि वो लूज़ करता है। तो डी ऑप्शन इसका गलत होगा कि सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस। ठीक है, वैसे ये भी सही हो सकता है बट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे सही है, बट आप इसको मेरे को आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दें कि आपको ये क्वेश्चन सही लगा कि नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए शेयर करने में और लाइक करने में, और मुझे बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद दोस्तों।